शहरयार अफरीदी साहब ने जो जीएचक्यू पे हमला किया है वो बाबर सत्तार साहब को नजर नहीं आ रहा, लेकिन डीसी का 16 एमपीओ का ऑर्डर बहुत नजर आ रहा है। बाबर सत्तार साहब को कोई मेरा मतलब ख्याल करना चाहिए, उनका जज का मनसब इस तरह पर्सनल होने का नहीं है। इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को एक सीट नहीं जीतने देगी। सिकंदर सुल्तान राजा ने उन्हें पूरा सूबा जिता दिया है। जमहूरियत का नुकसान बिलावल का नुकसान नहीं है। ये कोई सोच, अच्छी सोच नहीं है बिलावल साहब की। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुज़म्मिल सरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार तो बड़े इन एक्शन थे। उन्होंने ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को बल्कि डीजीएफआई को भी हुक्म दिया है कि वो डीसी इस्लामाबाद को हर सूरत कल सुबह 9 बजे हाजिर करें अदालत में। ये मामला क्या है? देखिए, मुझे खुद समझ नहीं आई कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब इतने पर्सनल क्यों हो गए हैं डीसी के साथ। डीसी इस्लामाबाद ने क्या किया है? उन्होंने शहरयार अफरीदी का 16 एमपीओ का एक ऑर्डर निकाला है, जो जज साहब के बकौल उनकी अदालत के ऑर्डर की तौहीन है। एक उनके ऑर्डर के मुकाबले पे उन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला है कि जी डीसी के पास ये इख्तियार है 16 एमपीओ का। जज साहब का मौकफ है कि डीसी ने ये ऑर्डर निकालकर तौहीन अदालत। चले जी, हम मान लेते हैं जज साहब का मौकफ। वैसे तो शहरयार अफरीदी साहब ने जो जीएचक्यू पे हमला किया है वो बाबर सत्तार साहब को नजर नहीं आ रहा, लेकिन डीसी का 16 एमपीओ का ऑर्डर बहुत नजर आ रहा है। अब आप उसके ऊपर ब्यूरोक्रेट के साथ इतना पर्सनल हो जाएं कि उसके वारंट निकाल दें, चारों आईजीज को कहें उसे गिरफ्तार करके पेश कर दो, उसके बॉर्डर्स पे सिक्योरिटी कर दें। वो दहशतगर्द है, वो टीटीपी से है, उसने जीएचक्यू पे हमला किया है। शहजाद अकबर मुल्क से बाहर कैसे चला गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत। शहबाज गिल कैसे चला गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जमानत। ये सारे जो हाई कोर्टों से जमानतें और राहदारियों का एक लूट सेल आपने लगाई हुई है 9 मई के मुल्जमान और बाकी सारे मफरूरों और इश्तिहारियों के लिए, लेकिन डीसी इस्लामाबाद जो है ना वो मेरी अदालत में नहीं पेश हुआ, लिहाजा उसके वारंट निकाल दिए गए। मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादती है। और ये मुझे लगा कि जो पीटीआई ने कैंपेन शुरू की हुई है ना आजकल सरकारी अफसरान के खिलाफ, कि उनके पोस्टर, उनकी तस्वीरें लगा करके ये कौमी मुजरिम हैं, हम इनसे बदला लेंगे। बाबर सत्तार साहब कोई उस मुहिम के जेरे असर आ गए हैं कि वो भी सरकारी अफसरान के साथ पर्सनल हो गए हैं। उसने अपनी इस्तिस्ना की दरखास्त भी दी है, आप अगली दफा के लिए कहें कि वो लाजमी पेश हो जाए। ये इमरान खान की 150 इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर की हैं हाई कोर्टों ने और अदालतों ने। उस पर तो कभी वारंट नहीं निकाले गए। 150, 200 वो पेश ही नहीं होते थे, वो व्हील चेयर से ही नहीं उठते थे। इस्तिस्ना, इस्तिस्ना, इस्तिस्ना पे इस्तिस्ना पे इस्तिस्ना। तब तो कोई इंसाफ खतरे में नहीं आना था। डीसी इस्लामाबाद की इस्तिस्ना की दरखास्त पे इंसाफ खतरे में आ गया है। बाबर सत्तार साहब को कोई मेरा मतलब ख्याल करना चाहिए, वो उनका जज का मनसब इस तरह पर्सनल होने का नहीं है। वैसे भी आप देखें ना कि अब लियाकत चट्ठा की दफा सब कह रहे हैं कि दावे पर तहकीक करें, दावेदार की तहकीक ना करें। वो कहते हैं लियाकत चट्ठा की तफ्तीश ना करें, उसने कहा है जो कहा है ना धांधली की है उसकी तफ्तीश करें। जब साकिब निसार की ऑडियो आई है तो हम कहते हैं कि ये ना देखें कि ऑडियो कैसे आई है, पहले ही जो ऑडियो में बात है उसकी तफ्तीश की जाए। तो तब तो आप कहते हैं नहीं नहीं, पहले हम देखेंगे कि जो ऑडियो कैसे आई है, इस बात का मत जिक्र करें कि ऑडियो में जुर्म कौन सा हो रहा है टिकटों की खरीदो फरोख्त का। पहले ये साबित करें कि ऑडियो ठीक है या नहीं है। अब लियाकत चट्ठा की दफा आप कहते हैं नहीं, पहले दावेदार की तफ्तीश ना करें, पहले दावे की तफ्तीश करें। बाबर सत्तार साहब ने उस पर भी एक स्टे दिया हुआ है और सबको तलब करी जा रहे हैं कि नहीं, मैं पहले देखूंगा ऑडियो कैसे आई है, इसके नतीजे में जो जुर्म सामने आया है उस जुर्म की उन्होंने तफ्तीश होने से रोका हुआ है, ताकि एक उधर उधर उसको आश्रम दिया हुआ है, इधर डीसी। मैं समझता हूँ थोड़ा बाबर सत्तार साहब को होल्ड हिज हॉर्सेस करना पड़ेगा, पहली हालाँकि बात। मुज़म्मिल साहब और के वकील ने डीसी इस्लामाबाद के वकील ने कहा कि डीसी इरफान नवाज मेमन जो है वो अपनी माँ के साथ उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क गया मैं हुआ है। कहता हूँ जी वो हालाँकि उम्रे पहले की तो बड़ा अदायगी पे, जोर और खौफ होता था खुदा के नाम से। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ जी जज साहब बड़े नाराज हो गए कि वो उनसे पूछ कर उम्रा करने क्यों नहीं गया, बड़े नाराज हो गए। मान लिया, लेकिन इतना पर्सनल होने की क्या जरूरत है? आप शहरयार अफरीदी की वो वीडियो देखें बाबर सत्तार साहब, जो वो जीएचक्यू के बारे में कह रही हैं,
और फिर उसके बाद डीसी इस्लामाबाद का एक्ट देखें कि ऐसे बंदे के बारे में आपने उसे बहुत प्रोटेक्शन दी है, शहरियार अफरीदी को, वो दोबारा को रुकन कौमी असेंबली बन गए हैं, लेकिन उनका जुर्म तो खत्म नहीं हो गया इसके नतीजे में। मेरे ख्याल में ये बहुत अनकॉल्ड फॉर था बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर, और मैं इसको एक जुडिशियल ऑर्डर की बजाय कोई एक्टिविज्म समझता हूँ, इसको जुडिशियल ऑर्डर नहीं समझता। और मेरे ख्याल में उनके इस ऑर्डर से कोई अच्छा मैसेज भी नहीं गया आज पाकिस्तान में, और उन्हें अपना ऑर्डर रिव्यू करना चाहिए। चारों आईजीज को हुक्म देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। एक तो अदालतों को ऐसे ऑर्डर नहीं देने चाहिए जिन पर इम्प्लीमेंट ना हो सके, अदलिया का मजाक बनता है। ये ऐसा ही ऑर्डर है जैसे उमर अता बंदयाल साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में ऑर्डर दे दिया था कालाबाग डैम बनाया जाए, बन गया आज तक कालाबाग डैम। ऑर्डर दे दिया 14 मई को पंजाब के इंतखाबात कराए जाएं, हो गए पंजाब के इंतखाबात। जुडिशियल ऑर्डर्स को रियलिज्म पे होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए हकीकत क्या है। क्या जज साहब को पता है कि डीसी गिरफ्तार होके हथकड़ी में उनकी अदालत में पेश हो जाएगा? नहीं हो सकता। आप जुडिशरी के में अपनी सैनिटी को, जुडिशरी की इज्जत को अपने हाथ में रखें, अपने अहकामात का मजाक मत बनाएं। आप जितना अदलिया का मजाक बनाएंगे, आप अपना मजाक बना रहे हैं। लो जी, अब कल लोग बात करेंगे कि बड़े बाबर सत्तार ने ऑर्डर कर गिरफ्तार हो गया, ले आए उसको, क्या ऑर्डर किया किसी अच्छी तरह की। ऐसे ऑर्डर्स देने ही नहीं चाहिए जो इम्प्लीमेंटेबल ना हो। और इतने आपको हार्श ऑर्डर देने की क्या जरूरत है? क्या हो गया है? क्या तूफान आ गया है कि आप इतने पर्सनल हो गए, इतना हार्श ऑर्डर देने लग गए हैं? 100 समातें हो गई हैं, वो नहीं पेश हो रहा। यहाँ इमरान खान 100 समातों में पेश नहीं हुआ, तो आपने ऐसे ऑर्डर नहीं निकाले हैं अदलिया ने जैसे उस बेचारे की एक पेशी पे निकाल दिए हैं। तो लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि एक जमात के साथ आपका रवैया क्या है और उस जमात के मुखालफिन के साथ आपका क्या रवैया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुँ, हो क्या गया, एक दिन वजीर आजम ਨੂੰ बुला लेंदे ने, एक दिन डीसी दे वारंट कट देंदे ने। मतलब आप दोनों ने क्या जुर्म कर दिया है? वो बलोच तलबा वाले मसले में भी मैंने कहा कि आप में जरूरत तो है नहीं थी डीजी आईएसआई और डीजी एमआई को बुलाने के लिए, वजीर आजम को बुला लिया। अभी वजीर आजम दे वास्ते का है। और दूसरी तरफ आपने डीसी, आप जो डीसी ने 16 एमपीओ का ऑर्डर निकाला था शहरियार अफरीदी का, उसने अपने तौर पे निकाल लिया था। बाबर सत्तार साहब को नहीं पता अब डीसी को कहां से कहा गया होगा। मेरा मतलब है स्केपगोट पानी नीवे था आना है, आप उनको कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं डीसी इस्लामाबाद आकर आपकी अदालत में कहे कि मुझे जीएचक्यू से कहा गया था, मुझे आईएसआई ने कहा था, मुझे फौज ने कहा था 9 मई पे हमला हो गया है, तो शहरियार अफरीदी साहब जीएचक्यू पे हमला करने में मुलव्वस हैं, तो इनके 16 एमपीओ के ऑर्डर निकाल दें। तो मैंने उस वक्त रियासत की बात मान ली, तो मैं आपकी अदालत में आके, आप क्या कन्फेशन स्टेटमेंट उससे चाहते हैं? और आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में आगे आप हालात को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिसके नतीजे में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और आप इसमें से निकालना क्या चाहते हैं, ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। ट्रेस नहीं किया जा सकता और जस्टिस बाबर सत्तार को अपने ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आम इंतखाबात में धांधली के तनाज़ुर में आज फिर तहरीक-ए-इंसाफ ने मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने का। क्या सिकंदर सुल्तान राजा को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं? वो तो जब जब डस्का में सिकंदर सुल्तान राजा ने धांधली पकड़ी थी, और जब वहां धुंध आ गई थी और उन्होंने धांधली पकड़ ली थी, तो तब से सिकंदर सुल्तान राजा का इस्तीफा मांग रहे हैं। मेरा मतलब है सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ कोई पीटीआई ने महाज आज खोला है? ये तो जब डस्के में धांधली पकड़ी गई थी और उसका री इलेक्शन ऑर्डर हुआ था, तब इमरान खान ने पहली तकरीर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ की थी और फवाद चौधरी साहब ने उन्हें मुंशी कहना शुरू किया था। अब आप मेरी एक बात समझें, हुँ, हुँ। एपी में पीटीआई जीती है ना, वो भी तो इंतखाब सिकंदर हुँ, सुल्तान हुँ। राजा ने कराया है। वो सिकंदर सुल्तान राजा ने नहीं कराया। 92 सीटें आपने कौमी असेंबली में जीती हैं, वो इंतखाब भी सिकंदर सुल्तान राजा ने कराया है। अब जो आप कहते हैं जी हमारी 180 सीटें थी, वो आपने कहीं साबित 35 पंचर वाली बात है ना, कि 35 पंचर आपने साबित कर लिए थे। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 2013 में आप 35 पंचर वाला नैरेटिव लेके आए, आप उसको साबित नहीं कर सके। मैं कह रहा हूं अब भी आप नहीं साबित कर सकेंगे अदालतों में। लेकिन ये जो पीटीआई का सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ महाज जंग है ना, देखें ये बहुत पुराना है। और मैं समझता हूँ जितना सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने दरगुजर करके, वरना अगर सिकंदर सुल्तान राजा साहब बाबर सत्तार टाइप जज होते ना,
जिस तरह बाबर सत्तार साहब ने वारंट निकाल दिए हैं और चारों आईजीज को कह दिया है, एक दफा डीसी पेश नहीं हुआ इस्तेस्ना की दरखास्त पे। जितना कुछ पीटीआई ने सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ किया ना, वो एक सीट ना जीतने देते पीटीआई। लोग कहते थे कि इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को एक सीट नहीं जीतने देगी। सिकंदर सुल्तान राजा ने उन्हें पूरा सूबा जिता दिया है। लोग कहते थे जितनी पर एस्टेब्लिशमेंट केपी में पीटीआई सबसे ज्यादा खिलाफ है। धांधली की शिकायत दर्ज हुई हैं, 44%। जी, केपी में सबसे ज्यादा धांधली की शिकायत है 44%, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा ने कराया और पीटीआई उसकी बेनिफिशियरी है। कि कैसे दरगुजर करते पर हैं जब आप मतलब किसी बड़े। पंजाब में इस तरीके से आप दावा करिए 150 सीटें उन्होंने जीती हैं, पर उन शिकायत सिर्फ 2 हलकों में दर्ज करवाई हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना। मेरा मतलब है आप मीडिया को तो आप फेक न्यूज से बेवकूफ बना सकते हैं, अदालत को तो नहीं बना सकते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुज़ाकराती टीम जो है मुस्लिम लीग नून की, वो संजीदा नहीं है, इसलिए हुकूमत साजी के लिए मामला डिले का शिकार है। अंदर की बात क्या है? यार उनका शॉर्ट ना लोगों को दोबारा सुनना चाहिए। बिलावल साहब ने क्या कहा है? बिलावल साहब ने कहा है कि इन मुज़ाकरात की ताखीर से मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। भाई पाकिस्तान का नुकसान आपका नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, जमहूरियत का नुकसान हो रहा है। जमहूरियत का नुकसान बिलावल का नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, मईशत का नुकसान हो रहा है। भाई पाकिस्तान की मईशत आपकी मईशत नहीं है। उन्होंने तो ऐसा आज अपनी गुफ्तगू में जाहिर किया है जैसे पाकिस्तान का नुकसान भी बिलावल का नुकसान नहीं है, जमहूरियत का नुकसान भी बिलावल का नुकसान नहीं है, मईशत का नुकसान भी बिलावल का। उन्होंने कहा ये देखें इस डिले से मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, जमहूरियत का नुकसान हो रहा है। भाई वो सब नुकसान भी आपके नुकसान है। पहली बात आप एक जमात के लीडर हैं, आपको ये सारे नुकसान ओन करने हैं कि हाँ ये भी मेरे नुकसान है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे नुकसान नहीं है, ये तो पाकिस्तान का नुकसान है, मेरा तो नहीं है। ये कोई सोच, अच्छी सोच नहीं है बिलावल साहब की। बाकी बिलावल साहब की लिस्ट ऑफ डिमांड बहुत लंबी है, गवर्नरियां भी मांग रहे हैं, चेयरमैन सेनेट भी मांग रहे हैं। वो कहते हैं मलाइयां सारी मुझे दे दें, और शायद मुस्लिम लीग नून को वो सब कुछ कबूल नहीं है और सख्त डेडलॉक है। लेकिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन करेगी। बिलावल साहब शादी तो पीटीआई के साथ करना चाहते थे, पीटीआई वालों ने उन्हें रिश्ता नहीं दिया, वहां उनकी शादी हो नहीं सकी। अब उनकी शादी हो रही है मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ वो शादी करना नहीं चाहते और ना करने की पोजीशन में भी नहीं है। जैसे हमारे यहाँ मशरक की लड़कियों की जबरदस्ती शादी नहीं करा दी जाती, ये वो शादी है बिलावल साहब की। उनके हम्म। रवैये में गुस्सा भी नजर आता है। वो लड़की भी शादी में के बैठी रूसी होती है, बुस्सी होती है, कहती है मैं नहीं करना चाहती और करी भी जा रही होती है शादी। लेकिन मेरे ख्याल में आज वो गुस्से में थे कि एस्टेब्लिशमेंट से डील वाले सवाल पर सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इन दी एंड एस्टेब्लिशमेंट ही डील कराएगी, वरना ये दोनों जमातें खुद तो नहीं डील कर सकती। अच्छा मुजम्मिल साहब, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता 82 अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि वो महसूस नशिस्तें जो हैं वो हासिल कर ले। क्या तहरीक इंसाफ महसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कामयाब हो सकेगी, क्योंकि कानून बहुत वाज़ेह है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा ही नहीं कराई हुई इलेक्शन कमीशन में। अब आप नई लिस्ट इस मौके पर नहीं दे सकते। वो अदालती सहूलतकारी के ज़रिए कोई नई लिस्टें जमा हो जाएँ तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई चांस है। ये सब काम इलेक्शन से पहले करना था तहरीक इंसाफ ने। वो लड़ते ही इलेक्शन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफ़ॉर्म से और उसकी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट इलेक्शन से पहले जमा करा देते। लेकिन तैयारी तो कोई थी नहीं पीटीआई की। अब इलेक्शन के बाद इनको ख्याल आया ओहो एक सियासी जमात की भी ज़रूरत है। ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, ये मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं शामिल हुए। ये अरकान को बाँधने के लिए कि कल को अरकान टूट ना जाएँ, वो कहीं वो बजट में ना वोट दे दें, सेनेट में ना दे दें, वो कोई अदम-ए-एतमाद में इधर-उधर ना चले जाएँ, तो अरकान को डिसिप्लिन में रखने के लिए शामिल किया है। अंदर से तहरीक इंसाफ को भी पता है कि मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी है, कानून बहुत वाज़ेह है। लिहाज़ा मेरा ख़्याल है वो एक नैरेटिव वाली बात है कि सियासी बात है। अंदर से सिर्फ़ अरकान को बाँधना था, वो बाँधने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल किया गया है। कानूनी रुकावटें तहरीक इंसाफ को महसूस नशिस्तें नहीं मिलेगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी अंदर की बात, कहा जा रहा है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने एक नारा लगाया था
कि साडी गल हो गई है, उत्ते साडी गल हो गई है। आपने सुना भी होगा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा था। अब ये कहा जा रहा है कि तहरीके इंसाफ की भी उत्ते गल हो गई है। तो क्या तहरीके इंसाफ की बात हो गई है वाकई में? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ की कोई एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हुई है, कोई ब्रेक थ्रू हुआ है। मुझे लगता है कि इमरान खान ने जो अभी नामज़दगियाँ की हैं और जो उन्होंने इलेक्शन के बाद अपनी सियासी चालें चली हैं, वो महाज़राई की सियासी चालें थीं, वो मुफ़ाहमत की सियासी चालें नहीं थीं। और एस्टेब्लिशमेंट उन सियासी चालों और उन नामज़दगियों से कोई खुश नहीं है। लिहाज़ा मुझे नहीं लगता कोई गल हो गई है। मेरे ख़्याल में एक दफ़ा हुकूमतें बन जाएँगी, एक दफ़ा डस्ट सेटल हो जाएगी, उसके बाद चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के बाकी मुकदमात की सज़ाएँ भी होंगी, 9 मई के मुकदमात की सज़ाएँ भी होंगी। और जैसे मैं कहता हूँ कि 2024 सज़ाओं का साल है, मुझे लगता है सज़ाओं का वो सिलसिला हुकूमतें बनने के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा और केपी की हुकूमत भी उनके लिए सँभालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस हुकूमत पर बहुत हमले होंगे और कितने हमले वो पसपा कर पाएँगे और कितनी पे गिर जाएगी, ये देखने वाली बात। पर तहरीके इंसाफ के रूपोश रहनुमा किस डील के तहत सामने आ रहे हैं और उनकी जमानतें भी हो रही हैं? किसी डील के तहत सामने नहीं आ रहे क्योंकि केपी में हुकूमत बन गई है। केपी में अमीन गंडापुर साहब का वज़ीर आला का प्रोटोकॉल उन्हें मिल गया है और वो उसको अपनी सेफ हेवन समझ रहे हैं और पेशावर हाई कोर्ट ने राहदारी ज़मानतों की एक लूट सेल लगाई हुई है। आप देखें ना ज़रताज गुल ने भी पेशावर हाई कोर्ट से लिया, इमान ताहिर ने भी, हर बंदा तो पेशावर हाई कोर्ट चला जाता है ज़मानत लेने। वो उन्होंने अपना इंटर पार्टी इंतखाब भी पेशावर में कराने की कोशिश की, निशान भी पेशावर से लेने की कोशिश की। वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उन पर बहुत सवालिया निशान है कि वहाँ से तहरीक-ए-इंसाफ की जो सहूलतकारी पर बात की जा रही है, सिर्फ़ यही है कि जी वहाँ आजकल ज़रा रहना आसान हो गया पीटीआई के लोगों के लिए। गल कोई नहीं हुई, वो सिर्फ़ उनको एक अपना आप समझे सेफ हेवन मिल गई। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने अंदर की बातों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे और मुजम्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।